डॉक्टर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से चीफ जस्टिस साहब की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट जजेस का अहम इजलास हुआ है और मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला है, महफूज फैसला, वो कल आने का तवक्को है। क्या इससे सियासी मंजरनामे पे फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो पड़ेगा। ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि ये जी। फैसला जो है ये क्योंकि कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। जो महफूज फैसले होते हैं अमूमन उसमें ये होता है कि वो सुनाया जाता है, यानी जारी नहीं होता। मतलब है कि वेबसाइट पे या इस तरह से, बल्कि वो नोटिस होते हैं अमूमन, और तमाम लोग फिर जमा होते हैं, फिर कंप्लीट जो फुल बेंच है वो बैठता है और फिर फैसले को अदालत में सुनाया जाता है। तो अभी तक कॉज लिस्ट नहीं आई। हो सकता है इस प्रोग्राम के दौरान ये इसके बाद कॉज लिस्ट आ जाए कि कल किस वक्त ये फैसला जज साहबान आएंगे और फैसला सुनाएंगे। तो अभी तक जो खबर चल रही है वो यही है कि कल सुनाए जाने का इम्कान। तो हम देखते हैं कि वो कॉज लिस्ट कल की आती है तो उसमें फिर, और नोटिस भी जारी होते हैं ना तमाम जो भी आके, जितने फरीकैन हैं, जो भी पार्टीज़ हैं, वो आके सुनना चाहें तो सुने। अमूमन ऐसे होता है। लेकिन ये है कि बहरहाल ये भी हो सकता है कि वेबसाइट भी जारी हो जाए, लेकिन जो अमूमन तरीका है वो यही है। तो देखते हैं कि कल क्या इसमें आता है, क्या फ़ैसला आता है, किसके हक़ में आता है और क्या होता है, और उसके बाद ही हम कोई तज़किया दे सकेंगे। बहस हमने सुनी जो होती रही इतने अरसे तक, और ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल मुल्क के अंदर भी उठा हुआ है, और मुल्क से बाहर जो तमाम बड़ी बड़ी क़ुव्वतें हैं वो दुनिया भर की वो इंगेज करते हुए हिचकिचा रही हैं, चाहे वो मशरिक़ में हो या मगरिब में हो या शुमाल में हो। तो वो हिचकिचा रही हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि ये एक अनसर्टनिटी जो है वो पाकिस्तान में, जिसे कहना चाहिए अदम इस्तेकाम मौजूद है, सियासी अदम इस्तेकाम, जिसके बायस जो है वो बहुत कोई लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट से दौरे और मीटिंग्स और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट जो है वो बाहर से नहीं हो रही। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि ये अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, ताकि पता चले कि, और उसी के बाद फिर शायद APC वगैरह कॉल होगी, बाकी मामलात होंगे। कुछ जो इस अरेंजमेंट, यानी मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी की जो शख्सियात हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है शायद मुकम्मल सीटें आने के बाद भी। ये बड़ी अजीब सी बात है। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, कुछ उनके रहनुमाओं से, तो वो भी कहते हैं जी मसला ये है कि हमारे पास आ भी गई तो ऐसी क्या बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद कानून साजी तो बस हमने साइन ही करने हैं, जो कानून साजी होगी हमारे मत्थे लगेगी, वो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा। तो वो मतलब थोड़ी सी ज़रा इससे हटो बचो वाली कैफियत में वो ख़ुद भी हैं, क्योंकि या तो देखें ना, या तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हो और फिर वो कानून साजी करें और धड़ल्ले के साथ एक पावर। अब ये तो एक अजीब सा अरेंजमेंट है ना, जिसमें वो उनको पता ही नहीं बिलाया, मतलब बजट आ गया, वो जो है कबूल है हो गया उस पर, वो भाई किसी ने पढ़ा ही नहीं उसको, फिर बाद में मतलब। तो मकसद है कि जो कानून साजियाँ भी अगर आगे होनी है तो उसमें इन शख्सियात का तो कम किरदार होगा ना उसमें। तो मतलब वो ज़्यादा, मतलब आ जाएँ तो आ जाएँ, अदालत दे उसका भला, ना दे तो भी भला, वो वाली बात है। लेकिन ये है कि वो दूसरी तरफ जो है उधर भी इसका कोई ख़ास, हाँ बस उधर सीटें बढ़ जाएंगी थोड़ी सी, लेकिन वो हुकूमत तो नहीं बना पाएंगे। जो PTI है वो भी हुकूमत नहीं बना पाएगी। मैं, आप यकीन करें कि ये पार्टियाँ, मतलब इनकी बड़े अच्छे अहम रहनुमा, वो कहते हैं कि जिस तरह PTI हुकूमत ले ले, PTI हुकूमत ले, हमारी जान छूटे, ये बजट बिल सारे इनके गले पड़ जाएँ, ये IMF क्या मुसीबत पड़ी हुई है, ये मतलब अक्सरियती पार्टी गोल मोल करके किसी तरह से ये बना लें, और खान साहब को कौन सा, वो तो फैसले अदालतों में होने, ये हुकूमत बना लें और हमारी जान छूटे। ये जो सुबह शाम हम लोगों की तारीफ़ों के डोंगरे पड़ रहे हैं हमें, और पड़ेंगे भी बिल आने के बाद। तो वो मतलब वो असल में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। देखें ना, ये जो केसेस वेसेस ये भी सारे बरिड लाइव हैं, ये भी सारी चीज़ें, तो वो कोई ऐसी बात बन नहीं रही। तो लेकिन वो ठीक है, पावर में है, वो अपनी जगह मौजूद हैं, तरक्याती स्कीमें ये वो, लेकिन वो जो एक होता है ना धड़ल्ले के साथ हुकूमत, आदमी कहते हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये मुस्लिम लीग नून की, ये नवाज शरीफ साहब की, वो बात नहीं है। और आपस में भी मामलात, अब देखें ना, कल सदर मुमलिकत थे, जब वो गए पंजाब का दौरा किया उन्होंने, तो जाहिर है कि वज़ीर आला पंजाब नहीं थी वहाँ पे इस्तकबाल के लिए, तो थोड़ा सा माइंड किया पीपल्स पार्टी के लोगों से मेरी बात हुई। कहते हैं लेकिन ठीक है डॉक्टर साहब, बस क्या करेंगे, ठीक है जैसे तैसे चल रहा है। तो मैंने कहा कोई वज़ीर वगैरह, बाकी कहते हैं नहीं, वो बस
मतलब वो इश्यूज हैं, लेकिन अब जाहिर है कि इस अरेंजमेंट को साथ इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है जैसे तैसे करके। उसमें मईशत एक इशू है, और चाइना से देखें अब क्या जवाब आता है, और IMF के साथ हम कब जाते हैं, किन शराइत पे जाते हैं, मज़ीद उनकी तरफ से डू मोर तो आता जा रहा है, अभी तक आता जा रहा है। तो ये है कि अब बस ये मईशत के मामला हल हों और साथ सिक्योरिटी। सोशल अनरेस्ट बहुत फैल गया मुल्क में, बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट अरूज पे है इस वक्त, और सियासी हिजान सा होता है ना एक कि क्या होगा कैसे होगा। एक तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बड़ी तबाही आई हुई है, हादसात हो रहे हैं, बारिशें मतलब अचानक हो जाती है, फिर बंद होती है, फिर उसके तूफ़ान आ जाता है, एक्सीडेंट्स होते हैं उसके नतीजे में। आज आग लग गई थी इस्लामाबाद में, हादसा हुआ, वो खैर बुझाई गई काफ़ी देर के बाद। तो मतलब है कि एक लोग इस वक्त परेशान हाल हैं। तो मतलब लोगों को इस वक्त जो है वो कहते हैं ना कि मतलब ऐसे रूलर्स की ज़रूरत है जो जो उनको सर्व करें, जी। ठीक है, उन पे रूल ना करें, उनको सर्व करें, ऐसे हुक्मरानों की ज़रूरत है। बहरहाल तो ये देखते हैं कि कल इस पे क्या सूरत डेवलप होती है। लेकिन जो खत्े के वाक़यात जो मैं बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इससे इफ़ेक्ट हो रही है, और मैं रोज़ ये बात दोहरा रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से, क्योंकि अंदरूनी मामलात में हम बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, और उसकी वजह से हम बाहर आउटरीच नहीं कर पा रहे, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है। तो किसी से भी अगर आप इस वक्त बात करेंगे तो वो कहेगा यार अभी तो आपके मुख्तलिफ फ़ैसले अदालतों में हैं, अभी तो तय नहीं हुआ, अभी तो ये है, अभी तो ऐसे है, अभी तो वैसे है। तो वो जो है वो सवालिया निशान चुके उठे हुए हैं, तो इसलिए हम मुआहदे भी नहीं कर सकते और बात भी नहीं हो रही। तो बाकी पाकिस्तान के दोस्त जैसे इब्राहिम रईसी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो तशरीफ़ लाए थे पाकिस्तान, अज़रबैजान के सदर आ रहे हैं वो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म मुआहदे जो होते हैं ना, स्ट्रेटेजिक आप जब बात करते हैं तो एक तगड़ा उसके लिए पॉलिटिकल सिस्टम ज़रूरी होता है, और ये भी ज़रूरी होता है कि रियासत के मुख्तलिफ पिलर्स अलग खड़े नज़र आएँ, और ये बहुत ज़रूरी होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो फ़ैसला था कि जो रेकोडे का फ़ैसला था, जी। ये रियासत का फ़ैसला था, इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला था, लेकिन जाहिर है कि उसको उसके ऊपर जो एक हुक्म आया वो अदालत का आया, फ़ैसला जो था रियासत का था, और उसमें ये था कि आगे जाके ये मामलात, क्योंकि रेकोडे का एक हिस्सा अफ़गानिस्तान के अंदर भी ये माइंस का जाता है, तो उस वक्त जंग वगैरह चल रही थी और दूसरे मामलात थे। तो इसी तरह से जब ये हुआ था मामला यमन की फ़ौजों को मैं हमेशा बताता हूँ, तो ये फ़ौज अचानक मामला जो है ये चल भेज दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर। अदारे मुख्तलिफ आरा के साथ सामने आने चाहिए। अगर वो बिल्कुल एक ही हो के इधर से ये इधर से ये इधर से सारे हैं, तो वो फिर वहाँ कैसी सरमायाकारी हो, कैसे होगा, वो कहेगा इनसे क्यों बात करनी, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, वो मतलब वो अजीब सा होगा। तो एक चेक एंड बैलेंस हमेशा जो है वो मुल्कों में होता है। अगर आप अरब ममालिक में भी जाएँ ना, तो वहाँ पर भी वो कहते हैं कि ब्रदर आप ज़रा अदालत से रुजू करें। कई मामलात पे वो अदालत के भेज देते हैं, हालांकि ज़ाहिर है उनके यहाँ एक सिस्टम बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन अदालतें उनके यहाँ बड़ी तगड़ी हैं। तो अच्छा, अरब मुल्कों की अदालत के हवाले से और बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन पहले तो जो है वो एक ख़बर जो है वो उसका ज़रा जिक्र करें। और ये ख़बर जो है ज़रा बड़े अरसे के बाद जो है ये ख़बर आई है, और इसकी कुछ ये है अस्मा फ़ौज़ी, और इनको ग़ालिबन 2019 में तुर्की की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं उन्होंने गिरफ़्तार किया था। और ये जो अस्मा फ़ौज़ी हैं इनकी उम्र जो है वो 25 साल उस वक्त बयान हो रही थी, और अब ये 2019 में, लेकिन इनकी शनाख्त के हवाले से फिर इनके DNA टेस्ट वगैरह मुख्तलिफ होते रहे, फिर ये इनको इराक़ लाया गया, फिर ये मुख्तलिफ इनके मामलात वगैरह चलते रहे। तो ये अबू बकर बगदादी की अहलिया, तो उनको जो है ये अबू बकर बगदादी के साथ जो वहाँ पर जो यजीदी जो ख़वातीन और टॉर्चर और ये सारा जो मामला था, और जो सर कलम किए जाते थे और ये सारे, तो उसमें बयान होता है कि ये अपने शौहर के साथ शरीक थीं। तो आज इनको
इराक़ में इराक़ की जो अदालत है उन्होंने इनको फांसी की सज़ा सुनाई है। यहाँ मैं शर्कल औसत 20 स्लाइड कोट कर देता हूँ। अच्छा, ये जो है ये और इनकी एक बेटी जो इनके साथ गिरफ़्तार किया गया था जिनको, तो उनको जो है वो उम्र कैद की सज़ा, और लेकिन इनको सज़ाए मौत जो है वो दी गई है, और फौरी तौर पे। तो ये एक बहरहाल वहाँ से ख़बर। अच्छा, अब दूसरी जो बात है वो है कि नेटो की 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस जारी है, और उसमें जो है वो 32 ममालिक, लेकिन ये है कि वहाँ पर एक तकसीम है जो प्रेसिडेंट बाइडन को ज़ाहिर है कि ये भी फ़ैसला करना है, और सबसे जो मजबूत आवाज़ उनके ख़िलाफ़ अब खड़ी हो गई है डेमोक्रेट की सफ़ों से, वो इनकी उम्र 81 साल 81, तो जो आवाज़ खड़ी हुई है वो 86 ईयर्स की इनकी पुरानी सियासी रफ़ीक हैं, जो कि हाउस की स्पीकर भी रही हैं, और वो हैं नैन्सी पेलोसी। तो नैन्सी पेलोसी ने ये कहा है कि मतलब है कि प्रेसिडेंट बाइडन को अच्छा हो कि वो किसी और को मौका दें। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि वो हटें, मतलब अच्छा हो कि वो मौका दें, और उनके पास अभी भी वक्त है कि वो अपने ओहदे को छोड़ दें। स्पीकर रही हैं, बड़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। तो ये सबसे बड़ी अगर आवाज़ अब तक आई है प्रेसिडेंट बाइडन के सदारती उम्मीदवार के उनके ख़िलाफ़, तो वो नैन्सी पेलोसी की आई है। और बाकी भी मुख्तलिफ डेमोक्रेट्स हैं जो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये है कि नैन्सी पेलोसी बहरहाल एक बहुत मैटर करती हैं नैन्सी पेलोसी। तो 3 रोज़ा समिट जो है वो नेटो की जारी है, और उसमें यूक्रेन के हवाले से अहम फैसले हो रहे हैं कि यूक्रेन को मज़ीद जो है वो दिया जाएगा। बाइडन ज़ाहिर है कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे जो है वो चाहते हैं कि वो, उन्होंने बताया भी कि ये नेटो जो है अपनी स्पीच कल जो स्पीच उन्होंने की है प्रेसिडेंट बाइडन उनमें फिट थे, बिल्कुल फिट। उन्होंने बिल्कुल जो कल उनकी जो इनॉग्रल स्पीच थी उसमें बिल्कुल फिट थे, कहीं पर उनके जुमलों में उतार चढ़ाव नज़र नहीं आया। बड़ी ज़ोरदार आवाज़ में उन्होंने पुतिन को ललकारा। उन्होंने कहा कि ये हर सूरत में जो है ये यूक्रेन को जो आदमी मिटाना चाहता है, पुतिन नामी शख्स, ये यूक्रेन उनको शिकस्त देगा।